तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक नई कहानी किस्सा लेके। आज मैं वो किस्सा सुनाऊंगा जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। सुना भी होगा तो वो सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने करवाया, किस कारण से हुआ, ये सब बातें जो सवालों के जवाब हैं वो मैं इस किस्से में आज को दूंगा। वो जो समझौता दाऊद गैंग में और पठान गैंग में 1987 में हुआ, उस समझौते की पूरी कहानी पहली बार हिंदुस्तान की किसी चैनल पे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसकी जो डिटेल्स मैंने जो हासिल की हैं वो कहीं बाहर से नहीं, दोनों परिवारों के उन लोगों से हासिल की हैं जो इसमें कहीं ना कहीं इस समझौते में शामिल थे। और ये समझौता कहीं और नहीं, मुस्लिम धर्म की सबसे मुक़द्दस जगह जो है मक्का में हुआ था, सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे लोग हज करने जाते हैं। वो जो एक मुक़द्दस स्थान है वो मक्का का, वहाँ पे ज़मीन पे बैठ के इन लोगों का एक लिखती रूप में समझौता हुआ था दोनों गैंग्स का, कि आगे से हम एक दूसरे से साथ लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के लोगों को मारेंगे नहीं, एक दूसरे के भाई बन के रहेंगे। और इस किस्म की जो कुछ शर्तें जो थी, जो समझौते के जो मसौदा था वो लिखित रूप में, राइटिंग में मक्का के उस पवित्र स्थान पे नीचे बैठ के लिखा गया। और वो लिखा था उस ज़माने के जो सबसे बड़े जो एक इस्लाम धर्म के मौलाना माने जाते थे बम्बई के, उनका नाम था मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी। वो इबारत जो थी समझौते की उन्होंने लिखी थी। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरी कवायद जो थी दोनों ग्रुप्स में, दोनों फैमिलीज़ में लड़ाइयों को ख़त्म करके समझौते की बात कैसे चली, कैसे आगे बढ़ी और कैसे अपने अंजाम तक पहुँची। ये बात आपको मालूम है कि 1991 में दाऊद के भाई का कत्ल होता है, जिसमें पठान गैंग के लड़के शामिल होते हैं, अमीरज़ादा आलमज़ेब। लेकिन उनका पठान गैंग से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। अमीरज़ादा और आलमज़ेब पठान ज़रूर थे, लेकिन डायरेक्टली करीम लाला की फैमिली से इन्वॉल्व नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब किस्से मैं आपको पहले बहुत बार सुना चुका हूँ। उसके बाद 81 के बाद जो दुश्मनी होती है वो बढ़ते बढ़ते समद खान की और दाऊद भाइयों की हो जाती है 83-84 में। और वो चलते चलते बढ़ती इसलिए है कि समद ने एक बार दाऊद के घर पे जाके बेतहाशा गोलियां चलाई, जिनमें इकबाल जो भाई है दाऊद का छोटा भाई, वो उसको गोलियां लगी, वो इंजर्ड हुआ, कुछ और लोग जख्मी हुए। तो वो बात इतनी बढ़ती गई कि उसको उसमें 1984 दिसंबर में समद खान का जो कत्ल होता है दाऊद गैंग के हाथों, उस तक पहुंचा जाता है। तो करीम लाला गैंग का एक आदमी उसमें हताहत होता है। वहाँ से इनकी दुश्मनी बढ़ते बढ़ते आगे काफ़ी दूर तक जाने की जब आशंका होती है तो कुछ ऐसे लोग बीच में पड़ते हैं कि ये दोनों ग्रुप जो एक ही जगह के रहने वाले थे, डोगरी के, करीम लाला और दाऊद के पिताजी जो फादर थे उनमें अच्छी बनती थी, कॉमन फ्रेंड भी थे। तो उन लोगों ने कोशिश शुरू की कि दोनों में आपस में समझौता करवा दिया जाए, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही थी। मैंने एक किस्से में आपको बताया था कि करीम लाला का छोटा भाई रहीम खान पठान, वो अगरीपाड़ा में जो गोल हाउस था वहाँ पे रहते थे। उसके जो साथ वाला बंगला था वहाँ पे बाशु दादा रहते थे। उसके साथ जो तीसरी बिल्डिंग थी उसका नाम था अल मदीना। अल मदीना बिल्डिंग के जो मालिक थे वो एक मेमन फैमिली थी, बड़े अच्छे पैसे वाले, असर रसूख वाले बिजनेसमैन फैमिली थी। उस फैमिली का दाऊद की फैमिली से काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। और उसी बिल्डिंग में एक बहुत बड़े किरदार, बहुत बड़े एक स्कॉलर, इस्लाम धर्म के धार्मिक नेता या गुरु एक हिसाब से हम जिनको कह देते हैं, वो वहाँ पे रहा करते थे। उनका नाम था पीर कुमाल
अशरफी। तो वो उनकी बहुत मान्यता थी, बहुत स्कॉलर आदमी थे। बड़ी एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी। मैंने उनको बहुत साल पहले देखा था, जो समझौता होने के बाद जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं देखना चाहता था कौन ऐसे पीर है जो इतने बड़े दो जो बड़े गैंग है और दो बड़े नाम हैं, उनको साथ में लाने का काम जिस शख्स ने किया, मैं उनको देखना चाहता था। तो उस बार मैंने उनके उसी घर पे अल मदीना में जाके उनको एक बार देख के आया। मेरी मुलाकात नहीं हो सकी लेकिन देखा उनको दूर से। और वो एक जो जिस जगह पे रहते थे वहाँ बहुत से लोग रोज़ उनको मिलने आते थे। और बाद में उनकी मान्यता इतनी बढ़ने लगी तो उनको वो घर छोड़ के मेन रोड पे अगरीपाड़ा में एक बड़ा घर लेना। तो अगरीपाड़ा में ही मेन रोड पे अशरफी साहब ने, पीर अशरफी साहब ने एक बड़ा घर ले लिया था और वहीं वो पूरी उम्र रहे। और उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनको वहाँ पे पूरा दिन उनका तांता लगा रहता था, मेला लगा रहता था। और अभी चंद महीने पहले ही उनका इंतकाल हुआ है और उनकी यादगार यूपी में एक जगह पे बनाई गई है। खैर, तो वो पीर जब समद का मर्डर होता है तो वो पड़ोसी थे। उन्होंने, पीर साहब ने देखा कि जो पठान फैमिली है, जो उनके समद खान के पिताजी थे रहीम खान, वो और करीम लाला वहाँ पे आए। बम्बई की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई अफसोस करने में। तो उनके दिल में भी आया कि क्यों ना इन दोनों लोगों का आपस में बैठा के फैसला करवाया जाए और ये खून खराबा ख़त्म हो। उन्होंने थोड़े दिनों के बाद, समद की मौत के बाद, दिसंबर 1984 के बाद जनवरी फरवरी में गोल हाउस में आके करीम लाला के छोटे भाई रहीम खान से बात की कि चलो अब मैं बीच में पढ़ता हूँ तो आपका समझौता करवा देते हैं। तो रहीम खान ने, ये कहानी मुझे पूरी करीम लाला साहब ने बहुत सुनाई। मैंने कई बार उनको बार बार पूछा लेकिन मैं कभी लिखना नहीं चाहता था इसको, क्योंकि ये कुछ उस ज़माने में पर्सनल किस्म की बातें थी जो बाहर नहीं जानी चाहिए थी और मेरे पास पूरी डिटेल भी नहीं थी और कच्ची पक्की रिपोर्ट में छापनी नहीं चाहता था। तो मुझे एक एक दो दो करके ये बातें निकालने में बहुत समय लगा और उसके बाद कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं इस किस्से को सुना सकता। हाँ, बहुत बार मैंने चलते चलते अपने वीडियोज़ में, आर्टिकल्स में ज़िक्र ज़रूर किया है कि समझौते का जो 1987 में हुआ था, लेकिन अंदर की बातें मुझे निकालने में काफ़ी समय लगा। उसमें बहुत से लोगों से बात करनी पड़ी, वो किरदार बहुत थे उसमें और बात भी पुरानी थी, इसलिए निकालने में, याद करने में, याददाश्त में काफ़ी वो ऐसा आपको सारी बात मालूम पड़ेगी। तो जब पीर अशरफी साहब ने करीम लाला के छोटे भाई रहीम खान से बात शुरू की समझौते की, तो उनका जवाब था कि देखिए, हमारे इस्लाम में अगर एक आदमी किसी को मारता है और दूसरा आदमी के जो लोग हैं उससे बदला लेते हैं उसकी मौत का, तो इसको गुनाह नहीं माना जाता। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे बेटे समद खान ने दाऊद फैमिली पर अटैक किया, उन्होंने समद को मार दिया, तो इसमें मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने सही किया, मेरे बेटे ने गलत किया या उन्होंने गलत किया, जो भी था, लेकिन बदला एक दूसरे का ले लिया तो बात ख़त्म होगी, लेकिन मैं उनसे हाथ कभी नहीं मिलाऊंगा। तो ये बात मुझे करीम लाला साहब ने बताई कि जब पीर साहब को भी वो कुछ नाराज़ भी थे, बेटे की डेथ हुई थी और उनकी अपनी कुछ नेचर ऐसी होगी, तो बोलते मुझे रंजिश नहीं है, मुझे कोई इसका गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं दाऊद गैंग से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये बात मुझे करीम लाला साहब ने बताई जब मैं उनसे कई बार बातें करता था, मिलता था उनको डोगरी में, या कई बार वो मेरे ऑफिस में, जो बॉम्बे आई अखबार का ऑफिस था, वो चलते चलते कई बार वहाँ भी आ जाते थे 2-4 बार। तो उस बात से एक कहीं न कहीं बात अटकी रह गई कि इस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो ये चलती रही बात 2 साल तक। उसी दौरान जो करीम लाला के जो सन इन लॉ थे, उनके दामाद थे ज़फ़र भाई, उनके बड़े भाई का नाम था अनवर। अनवर दुबई में नौकरी किया करते थे और उनका दुबई में अच्छा असर रसूख था। उनकी दाऊद गैंग के लोगों से, दाऊद से मुलाकात होती रहती थी और वो उनकी जो नेचर थी, या उनका एक दूसरे से जो डील करने का तरीका था,
वो इतना अच्छा था कि वो उनकी जो रिलेशनशिप थी दाऊद के साथ वो रिश्तेदारी में बदल गई। आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो दाऊद का छोटा भाई है इकबाल कासकर, जो अभी पीछे उसको क्राइम ब्रांच ने फिर किसी केस में अरेस्ट किया है। जब सब भाई छोड़ के चले गए थे दुबई तो वो नहीं गया था, वो और उनकी बड़ी बहन थी वो बॉम्बे में ही रहे। तो इकबाल कासकर की जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, पत्नी है, वो अब अनवर भाई की बेटी है। तो एक तरीके से करीम लाला के दामाद जफ़र भाई के बड़े भाई की बेटी इकबाल कासकर की बीवी है, ये उनका एक फैमिली रिलेशन हो गया। तो वो ये सहमद की मौत के बाद हुआ और ये रिश्तेदारी चलते चलते उन्होंने फिर किसी तरह बात आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि पठान गैंग ने सहमद खान के मौत का बदला लेना शुरू कर दिया था। जिन लोगों ने सहमद को गोलियां मारी थी उन लोगों को एक एक करके पठान गैंग ने मारना शुरू कर दिया। तो बात आगे बहुत बढ़ रही थी। उस खून खराबे को रोकने के लिए एक बार फिर नए सिरे से कवायद शुरू हुई, जिसमें अनवर भाई का काफ़ी रोल था। और उसी टाइम पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के बम्बई में बड़े लीडर थे, मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी, वो काफ़ी एक्टिव थे, उनको पॉलिटिकल पैटर्नेज भी थी। राज्य के बड़े चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पॉलिटिकल लीडर्स दूसरे सब उनके साथ उठना बैठना था। तो उन्होंने भी बीच पढ़ के कि दो मुसलमान ग्रुप्स को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, किसी तरह से समझौता होना चाहिए। उन्होंने तो जो फिर नए सिरे से बातचीत चली, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो फिर उन्हीं पीर साहब ने निभाया, जिन्होंने ये दोबारा कोशिश शुरू की। लेकिन अभी ये कोशिश चल ही रही थी, बातचीत होने के आसार बढ़ते जा रहे थे। तो अचानक हमीद, जो मजीद का छोटा भाई था, उसने रहीम खान के ऊपर दिसंबर 1986 में हमला करके उनको मारा, उनके घर से थोड़ा नज़दीक। और वो एक बहुत बड़ा झटका था पठान गैंग के लिए कि वो आदमी जो कभी किसी गैंग वार में शामिल नहीं था, कभी उसने किसी को गाली गलौच नहीं किया। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को तो अंडरवर्ल्ड में मालूम भी नहीं था कि ये जो रहीम खान को देखा नहीं था किसी ने, सुना था कि करीम लाला के एक भाई है, लेकिन कौन है वो नहीं मालूम था, शक्ल नहीं देखी थी, नाम लोग जानते थे। तो इस किस्म के आदमी का मर्डर करना वो किया हमीद ने, क्योंकि हमीद के बाप को, दिलीप अजीज़ को समद खान और पठान गैंग ने मरवाया था, उनकी अपनी रंजिश थी। लेकिन पठान गैंग का ये कहना था कि अगर उस आदमी को मरवाया जाता जिसने उनका नुकसान किया था तो ठीक था, लेकिन रहीम खान ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया पूरी ज़िंदगी, उसको मरवाना जाता जो बहुत गलत था। और अब पठान गैंग जो है दिसंबर 1986 के बाद वो ढूंढ रहा था जिन लोगों ने रहीम खान के ऊपर ये हमला किया और उनको मारा। तो ये बातों को लेके फिर वो आगे लड़ाई बढ़ने के आसार चल रहे थे। तो अचानक एक दिन ये बात मुझे करीम लाला साहब ने बताई और उसकी पुष्टि उनके जो परिवार के और लोग हैं जिनसे मैं राब्ता रखता था एक ज़माने में, अभी तो बहुत देर से बात नहीं हुई, उनसे भी मैंने कंफर्म की। रहीम खान के कत्ल के थोड़े दिन बाद एक आइस ब्रेक होती है, जिसमें ब्रेकिंग द आइस कहते हैं। जब दो ग्रुप्स में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है तो उनमें से कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसको हम आइस ब्रेकिंग बात कहते हैं, कि उससे जो एक स्टाइलमेट होता है, जो एक असमंजस की हालत होती है, वो टूटती है। वो बात आगे बढ़ने का कुछ मौजू बनता है, कुछ आसार बनते हैं। तो वो बात थी दाऊद इब्राहिम का दुबई से रहीम खान के घर में फ़ोन आना और उसके फैमिली वालों से बात करना, अफसोस करना, क्योंकि उस केस में दाऊद का या दाऊद गैंग का कोई लेना देना नहीं था, कोई रिश्तेदारियाँ भी हो गई थी। तो एक का जो पहल जिसको हम बोल सकते हैं, वो जो आइस ब्रेकिंग स्टेप था, वो दाऊद ने घर में रहीम खान की मौत का अफसोस करने के लिए जो 86 में जो बात की, उससे फिर बात आगे बढ़ने का बात सिलसिला शुरू हुआ। और मेरे सोर्सेज ने यह भी बताया कि दाऊद ने यहाँ तक ऑफ़र की कि मैं आप चिंता मत करो,
जिस शख्स ने भी रहीम लाला को मारा है उसका बदला मैं लूँगा, आप चिंता मत करो। तो इससे पठान गैंग में एक नया एक रोशनी नज़र आई कि शायद इस बात से आगे हमारा समझौता हो जाए और ये बात ख़त्म हो जाए। खैर वो तो कोई उसमें पठान गैंग को ने अपने बलबूते पे ही हमीद को मार दिया। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया है, कैसे शरीफ खान उर्फ छोटा दाऊद और मुन्ना ने हमीद को पालनपुर रेस्टोरेंट में मारा। खैर उस कॉल के बाद, दाऊद इब्राहिम के उस फ़ोन के बाद, फिर हाजी साहब एक दिन पीर साहब, पीर अशरफी जो गुल हाउस में रहीम खान के घर के नज़दीक ही रहते थे, वो फिर आए एक दिन। उन्होंने फैमिली से बातचीत की। वहीं पे फिर जो ज़ियाउद्दीन बुखारी थे मौलाना, उनसे मुलाकात हुई और फाइनली अल्टीमेटली एक पठान गैंग की मीटिंग हुई जिसमें इस समझौते को पूरा स्वरूप अंजाम देने के लिए एक रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत ये फैसला हुआ कि क्योंकि दाऊद और उसका परिवार जो भाई लोग सब चले गए थे, सिर्फ नूरा और इकबाल कासकर यहाँ थे, तो उन सब का बम्बई आना मुश्किल है और ये पठान गैंग दुबई नहीं जाना चाहता था। तो एक न्यूट्रल जगह जो थी वो चुनी गई उस पीस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, और वो जगह जो थी वो मक्का से ज़्यादा मुक़द्दस नहीं हो सकती थी। तो ये फ़ैसला हुआ और एक दिन ये पूरा परिवार बम्बई से एयर इंडिया की फ़्लाइट लेके सऊदी अरबिया के लिए रवाना होता है। उस फ़्लाइट में थे करीम लाला खुद, उनके साथ मैंने आपको ज़िक्र किया था एक पहले वीडियो में, रूसी भाई पठान भोपाल वाले, वो करीम लाला के ख़ास थे, पठानों के लीडर भी थे और उनका अच्छा खासा रुतबा था पूरे मध्य प्रदेश में। तो वो फैमिली फ्रेंड होने के नाते वो साथ में गए। ज़ियाउद्दीन बुखारी यहाँ से गए, वो पीर कुमैल अशरफी वो, और एक रहीम खान का बेटा एक थे या दो थे पता नहीं, वो साथ में गए। तो यहाँ से ये पूरा परिवार जो था वो फ्लाइट में बैठ के सऊदी अरबिया के लिए, मक्का के लिए रवाना हुए। और उसी फ्लाइट में नूरा, दाऊद का छोटा भाई नूरा भी उसी फ्लाइट में गया, उसी मीटिंग में शामिल होने के लिए। लेकिन ये उनको मुलाकात जो थी वो जब मक्का एयरपोर्ट पे जब उतरे तो मालूम पड़ा पठान गैंग थोड़ा जहाज़ में आगे बैठा था और नूरा किसी और सीट पे था, तो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि नूरा भी और कुछ और लोग इनकी फैमिली के उनके साथ। तो ये फ़्लाइट पहले जड्डा जाके रुकी, थोड़ी देर वहाँ से आगे मक्का जाके जब उतरी तो दाऊद इब्राहिम, उनके भाई नूरा, अनीस, मुश्त के नाम आयु, वो फैसले का ये एक रूपरेखा तैयार की गई थी कि दोनों परिवारों के खास लोग शामिल होंगे, ताकि कल एक की गैर हाज़िरी हो या कहीं नहीं हो तो दूसरे लोग उस जो एग्रीमेंट का उसका पालन करें, वो जो टू द लास्ट वर्ल्ड उसका समझौते को माना जाए। तो इसलिए फैमिली के मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो वहाँ तो पूरा जो खर्चा था, जो इंतज़ाम था रहने का, गाड़ियों का, लॉजिस्टिक्स का, वो सारा दाऊद इब्राहिम ने किया। और ये पठान गैंग के जो ये 6, 7, 8 लोग जो गए थे यहाँ से, उनको होटल में रखा गया। उसी होटल में दाऊद और उसके भाई और उनके साथ वाले लोग रुके और दूसरे ही दिन जो डेट फिक्स की गई थी वहाँ उनके लैंड करने के दूसरे दिन सुबह मक्का में जाके, जो हम अक्सर टीवी पे देखते हैं, वहाँ लोग करने जाते हैं, तो एक वो स्क्वायर बना हुआ है, एक यादगार बनी हुई है, वहाँ पे नीचे वो बैठ के सब लोग बैठे, बातचीत हुई। और उसके बाद जो फैसला हुआ वो बुखारी, जो मौलाना बुखारी थे, उन्होंने एक कागज़ लेके, पेन लेके उसको लिखा सब कि आज से हम दोनों ग्रुप ये फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे को भाई की तरह मानेंगे, आपस में खून खराबा नहीं करेंगे, जो भी कोई झगड़ा होगा, कुछ होगा, वो बड़े लोगों के साथ बैठ के निपटाया जाएगा। तो इस किस्म का जो भी था वो रिटन एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद ये पूरे ग्रुप एक हफ़्ता उस होटल में रुके
पुरानी रंज से दूर की, साथ में घूमे, मक्का मदीना वहाँ के गए। और ये एक हफ्ते के बाद दाऊद परिवार दुबई वापस गया और पठान ख़ानदान था वो बम्बई वापस आया। और आज तक दोनों जो ग्रुप्स हैं इनमें उसके बाद कभी कोई खून खराबा नहीं हुआ। सब एक दूसरे को मिलते हैं और फैमिलीज़ में फंक्शन में शामिल होते हैं। और उसी साल 87 में जब दाऊद के छोटे भाई मुस्किन की शादी थी दुबई में, उनके बहन की शादी थी छोटी की, और दूसरी शादियां बाद में हुई, तो पूरा परिवार जो पठान परिवार था वो शादियों में हाज़िर होने के लिए दुबई जाता रहा है। तो ये एक वो कहानी जो मैं आपको बहुत सालों से, दिनों से बतानी चाहता था, वो आज मुझे मौका मिला तो वो आपको बताइए आपको कैसे लगी। अपने कमेंट्स आप दीजिए। और इस वीडियो के साथ मैं आपको वह कुछ वो ख़ास तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो देखते रहिए और अपना सहयोग हमें देते रहिए। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।